सभी साथियों को कांकरन भाई का नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, अगर आप मेरे वीडियो पर आ चुके हैं तो गलती से वीडियो को स्किप करने की गलती मत कर देना, वरना आपके परीक्षा हॉल में कुछ हाथ से आगे स्किप कर जाएंगे सीटेट में। फिर आप मुझसे मत कहना, मेरी कोई गारंटी नहीं होगी। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो पर हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास जाते रहें और आप ज्ञानार्जन करते रहें। तो साथियों, सीटेट से रिलेटेड ये हमारी क्लास है। इससे पहले हम जो है ईवीएस से रिलेटेड एक क्लास पॉजिटिव टैग वर्ड के ले चुके हैं। तो आज हम ईवीएस के अंतर्गत पढ़ेंगे आपके अगले पॉजिटिव टैग वर्ड के बारे में, और उसके अंतर्गत भी हम पढ़ेंगे 5E के बारे में। अब ये 5E होता क्या है? 5E बोले तो अधिगम के उपागम, यानी कि अधिगम करने के तरीके। कितने तरीकों से हम अधिगम कर सकते हैं, उनके कितने चरण होते हैं? तो उसके चरण होते हैं 5, और उन 5 चरणों को क्रमबद्ध तरीके से हमने अपने ग्रीन बोर्ड पर लिखा है और आपको अच्छे से समझाएंगे, और उन्हें शॉर्ट में बोला जाता है 5E। 5E क्या है? चलते हैं अपने ग्रीन बोर्ड की तरफ आपको अच्छे से समझाने के लिए। देख, यहां देखिए, सबसे पहले सीटेट 2025-26 पर्यावरण शिक्षा बोले तो एनवायरमेंट स्टडी, शॉर्ट में बोले तो ईवीएस। सेकंड क्लास है आज हमारी ईवीएस से रिलेटेड, और आज ये क्लास में हम पढ़ेंगे आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स, और पॉजिटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत पढ़ेंगे हम 5E, यानी कि अधिगम उपागम। अब अधिगम के जो उपागम है वो कैसे हैं, क्या है, देखिए। अधिगम उपागम बोले तो लर्निंग अप्रोच। लर्निंग अप्रोच के बारे में हम यहां समझेंगे। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5E का मतलब 5E का मतलब 5 उपागम, यानी 5 लर्निंग अप्रोच। 5 लर्निंग अप्रोच। देखिए, कौन सी 5 लर्निंग अप्रोच है आपकी? पहला है शामिल करना, दूसरा है खोजबीन करना, तीसरा है व्याख्या करना, चौथा है विस्तार करना, पांचवा है मूल्यांकन करना। अब देखिए, यहां है 5E, तो E देखिए आपको इन सब में E मिलेगा। पहला लेटर जो है E मिलेगा आपको। देखो, यहां भी E, यहां भी E, यहां भी E, यहां भी E, और यहां भी E। अब पहले E का मतलब क्या है? शामिल करना, अंग्रेजी में बोले तो इंगेज। दूसरा है खोजबीन करना, अंग्रेजी में बोले तो एक्सप्लोर। ठीक। तीसरा है व्याख्या करना, बोले तो इंग्लिश में एक्सप्लेन। चौथा है विस्तार करना, एलेबोरेट करना, अंग्रेजी में बोले तो। ठीक। पांचवा है मूल्यांकन करना, एवेल्युएट करना, एवेल्युएट करना है। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए, इनको थोड़ा सा विस्तार रूप में हम समझने का प्रयास करते हैं। कैसे? ऐसे। शामिल करना, इंगेज करना है इंग्लिश में, पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना। खोजबीन करना, एक्सप्लोर करना, प्रयोगों या गतिविधियों से खोजबीन करना। ठीक। व्याख्या करना, एक्सप्लेन, प्राप्त निष्कर्षों को व्यक्त करना। ठीक, आगे करेंगे व्याख्या इनकी। विस्तार करना, एलिबोरेट करना, यानी सीखे को नए ज्ञान में लागू करना। मूल्यांकन करना, एवेल्युएट करना, यानी छात्र या शिक्षकों का मूल्यांकन, दोनों का करना। दोनों का नहीं करना, बताएंगे अभी थोड़ी देर में किसका करना है। देखिए, पहले को समझते हैं अब अच्छे से। शामिल करना यानी इंगेज करना, पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना। अब ये होता क्या है? देखो, सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं अधिगम उपागम होता क्या है। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं लर्निंग अप्रोच। लर्निंग अप्रोच आपके हैं 5, इसी को कहते हैं 5E। 5E बोले तो लर्निंग अप्रोच। अब लर्निंग अप्रोच क्या है? अप्रोच किसे कहते हैं? उपागम किसे कहते हैं? देखो, उपागम होता है किसी चीज को समझने या करने का तरीका या दृष्टिकोण या विधि, उसे सीखने की विधि या सीखने का दृष्टिकोण या सीखने के तौर तरीके। समझ गए यहां तक आप? ठीक है। अब देखिए, पहला जो है हमारा शामिल करना, यानी पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना। पूर्व ज्ञान किसका? पूर्व ज्ञान आपका बच्चे का। पूर्व ज्ञान जो बच्चे का, उसे सक्रिय आप कैसे करेंगे? देखिए, आपके पास जो बच्चा पढ़ने के लिए आया है या आप पढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या है? इस चरण में बच्चे के पूर्व ज्ञान या मौजूदा जानकारी को सक्रिय किया जाता है, यानी एक्टिवेट किया जाता है। बच्चे के पूर्व ज्ञान को सक्रिय
या एक्टिवेट किया जाता है ताकि वे अपने पढ़ाए जाने वाले या सीखने वाले नए विषय से जुड़ सके या अपने आप को जोड़ सके। कैसे, देखिए अब कोई बच्चा है, उसे हम पढ़ा रहे हैं। अब उस बच्चे से आपने पूछा, बेटे क्या आप जानवरों के बारे में जानते हैं? तो बच्चा बताएगा आपको, हाँ मैं बकरी के बारे में जानता हूँ, मैं गाय के बारे में जानता हूँ, मैं भैंस के बारे में जानता हूँ, मैं ऊंट के बारे में जानता हूँ। तो जानता है ना वो, तो उसके पास वो जानकारी या ज्ञान या समझ है ना पहले से। अब आपको उसके पूर्व ज्ञान को यानी उसके मौजूदा ज्ञान को उस तरीके से सक्रिय करना है जो आप उसे पढ़ाने जा रहे हैं, वो उसे उससे जोड़ सके, यानी कोरिलेट कर सके, जोड़ सके। कैसे देख, अब जैसे आपको बकरी के बारे में पढ़ाना है या गाय के बारे में पढ़ाना है, तो पहले बच्चे से ये पूछिए, ये जानने का प्रयास करिए, क्या बच्चा बकरी गाय के बारे में जानता है? तो आपको जितना जानता होगा बता देगा। अब जहाँ तक वो जानता है, अब उसके आगे आपको उसे समझाना है, कनेक्ट करके उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ के। कैसे, अब जैसे आपको उसे समझाना है कि बकरी से हमें क्या लाभ हो सकते हैं, गाय से हमें क्या लाभ हो सकते हैं, तो बच्चे को अब आप बताएंगे, बच्चा जानता है बकरी और गाय के बारे में, तो आप उसे बता सकते हैं कि बेटे देखिए बकरी से हमें क्या क्या लाभ है। देखो बकरी से, एक पासवीना बकरी होती है जो उधर लेह लद्दाख की तरफ पाई जाती है, उसके जो बाल होते हैं, शरीर के जो बाल होते हैं, उससे शॉल बनाई जाती है, पासवीना शॉल, जो बड़ी महंगी होती है, बड़े कई घंटों में बनती है। उसे भी हम पढ़ाएंगे इसी के अंतर्गत, बाद में पढ़ाएंगे आपको। तो बच्चा नहीं जानता है पासवीना शॉल क्या होती है, कैसी होती है, बड़ी गर्म होती है, कई घंटों में बनती है वो, और उससे जो है हम ठंडों में अपनी ठंड का बचाव कर सकते हैं। और बच्चे को जब आप समझाएंगे तो समझने का प्रयास करेगा कि हाँ बकरी के ऊपर बाल तो होते हैं, लेकिन आप बताएंगे कि उस बकरी के ऊपर जो बाल होते हैं ना, बहुत बारीक होते हैं, बहुत ही बारीक, हमारे सर के बाल से भी ज़्यादा बारीक होते हैं, उससे वो शॉल बनाई जाती है। तो अब ये चीज़ वो समझ गया बच्चा। अब उसे आप ये भी बता सकते हैं कि जो बकरी है उसका जो दूध है उसे बेच कर हम पैसे कमा सकते हैं। तो बच्चा समझ गया कि हाँ दूध बेच के पैसे भी कमा सकते हैं, तो हमारी आर्थिक स्थिति भी स्ट्रांग हो सकती है उससे। ठीक है, अब जैसे गाय है, गाय का दूध बेच के भी हम पैसे कमा सकते हैं। अब बकरी है तो बकरी का बच्चा देती है, जो बच्चे जो देती है उन्हें बड़ा होने पर बेच के भी हम पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ के बच्चे को आगे बता सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपको कोई शब्द सिखाना है बच्चे को लिखना, हिंदी या अंग्रेजी में, जैसे सेब के बारे में आपको बताना है, तो आप सेब का चित्र दिखा सकते हैं, सेब का मॉडल दिखा सकते हैं, सेब दिखा सकते हैं कि बेटा आप ये जानते हैं आप ये क्या है, बच्चा बता देगा आपको हाँ ये सेब है सर, और वो पहले से ही जानता है। अब आपको बताना है सेब को हिंदी में कैसे लिखते हैं, तो पहले लिख के बता दीजिए। बच्चे को शायद समझ में ना आएगा पर वो जरूर देखेगा कहाँ सेब के बारे में कुछ लिखा है सर ने। तो धीरे धीरे आप उसको जो अभ्यास करा के गतिविधियों के माध्यम से या अपने जो भी एक्टिविटी होती है आपकी उनके माध्यम से आप उसे धीरे धीरे सिखा सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा यही है, जो पहला हमारा जो पॉइंट है शामिल करना या एंगेज करना, ये जो है बच्चे के पूर्व ज्ञान को या मौजूदा ज्ञान को, जो उसका पूर्व ज्ञान है या मौजूदा ज्ञान जो आपके पास आया है, उसे सक्रिय करना ताकि वो नई जानकारी से जुड़ सके और अच्छे से सीख सके। आशा करता हूँ पहला टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा, इसके बाद ये सीक्वेंस में क्रम से ही आते हैं। इसका है फिर अगला है खोजबीन करना, एक्सप्लोर करना। अब खोजबीन करना, देखो बच्चे को जब आपने पूर्व ज्ञान से या मौजूदा ज्ञान से नए ज्ञान के साथ जोड़ दिया, अब वो जोड़ने के बाद खोजबीन करेगा। कैसे? वो सोचेगा सर बकरी का दूध तो बेच सकते हैं, बच्चे भी बेच सकते हैं, तो क्यों नहीं हम बच्चों को ना बेच के उन बच्चों को बड़ा होने का अवसर दें, फिर उनसे भी बच्चे लें, फिर उनसे भी दूध लेके बेचें। तो बच्चा अपने हिसाब से कुछ भी बता सकता है आपको। तो अब वो खोजबीन कर रहा है अपने दिमाग से। कब कर रहा है? जब पहला चरण उसका कंप्लीट कर दिया आपने, तो सेकंड चरण में वो खोजबीन करने लगा, यानी एक्सप्लोर करने लगा, फाइंड आउट करने लगा। अब देखिए इसको ये मैंने लिखा भी है, प्रयोगों या गतिविधियों के माध्यम से आपको खोजबीन कराने का मौका देना है, अवसर देना है बच्चे को, ताकि वो खुद से खोजबीन कर सके, सीख सके। कैसे? देखिए हम मान के चलिए इसको एक्सप्लेन में मैं ऐसे कर सकता हूं कि जैसे मान के चलिए नई अवधारणाओं को समझने के लिए छात्र एक साथ मिलकर कोई काम कर रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं या कोई गतिविधि कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से बच्चा सीख रहा है, और सीखने के बाद
सीखने के बाद कोई गतिविधि कर रहा है या कोई प्रयोग कर रहा है, उसके बाद उसमें से कोई नई चीज खोज हो रहा है, वो कोई नई चीज खोज रहा है। जैसे बच्चे को आपने बताया कि बकरी के बाल जो होते हैं, पश्मीना जो बकरी के बाल जो होते हैं, उससे शॉल बनाया जाता है। तो वो आपसे ये भी कह सकता है, क्यों सर उससे शॉल ही बनाया जा सकता है, स्वेटर नहीं बनाया जा सकता क्या? तो आप उसे बता सकते हैं, बेटे स्वेटर बनाया जा सकता है या नहीं, ये आप उसे बता सकते हैं। तो उसने खोजबीन किया ना, अपने विचारों को व्यक्त तो किया उसने वहां अपने दिमाग को लगा के। तो कहने का मतलब मेरा यही है, बच्चों को ऐसे अवसर प्रदान करिए, आप ऐसी नई नई अवधारणा उनके समक्ष पेश करिए, उन्हें समझाने के लिए छात्रों को ऐसे ऐसे अवसर या मौके दीजिए ताकि बच्चा खोजबीन करना सीख सके या कर सके, या उसे ऐसे मौके मिल सके। तो आशा करता हूं दूसरा टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम आज के अपने तीसरे टॉपिक की तरफ, जो है व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना। अब देखिए उसमें लिखा भी है प्राप्त निष्कर्षों को व्यक्त करना। अब एक चीज बताइए, पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ दिया, सक्रिय भी कर दिया, बच्चे ने खोजबीन भी करना सीख लिया, उसे नहीं पता है पर वो उसने अपना खोजबीन कर लिया। अब जो उसने खोजबीन करके जो निष्कर्ष प्राप्त किए हैं, जो उसने सीखा है, जो उसने नया पाया है, क्या उस निष्कर्ष को व्यक्त करने का अवसर नहीं देना चाहिए बच्चे को? देना चाहिए ना। तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट होने के बाद जो दूसरा स्टेप आता है और ये कंप्लीट हो जाता है, तब तीसरे स्टेप जब हम आते हैं एक्सप्लेन करने के। जब बारी बच्चे की, ये एक्सप्लेन आपको नहीं करना है, ये बच्चे को करना है, केवल बच्चे को एक्सप्लेन करने का आपको मौका देना है। तो प्राप्त निष्कर्षों को व्यक्त करने के लिए बच्चे को आपको अवसर देना है। अब होता क्या है देखिए, अब जैसे बच्चे हैं अपने निष्कर्षों और समझ को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, अपने हिसाब से वो आपको बताते हैं। अब व्यक्त कैसे करते हैं, जैसे मान चलिए कि सर हमने जो है गाय देखी थी, आपने बताया कि गाय दूध देती है और दूध बेचने के बाद पैसे आते हैं। तो सर ये बताइए, क्या गाय के दूध से हम खोआ नहीं बना सकते? और खोआ बना के बेचेंगे तो ज़्यादा पैसे कमाएंगे। तो बच्चा हो सकता है खोए के बारे में भी आपको खोजबीन करके बताए कि हाँ हमारी मम्मी खोआ बनाती है। या बच्चा आपसे ये भी कह सकता है, सर गाय का दूध बेच के न बेचते हुए हम उस दूध को दही बनाएं, फिर उसका चलाएं, उसमें से मक्खन निकालें, उससे घी बनाएं तो बड़ा महंगा बिकेगा, 1000-1200 रुपए किलो बिकेगा। तो बच्चा खोजबीन कर रहा है और अपने प्राप्त निष्कर्षों को आपको व्यक्त कर रहा है। और आपको वहाँ करना क्या है, केवल आपको इतना करना है, वहाँ बस आपको जो है टीचर जो है एक सूत्रधार के रूप में वहाँ रहेगा और उसका मार्गदर्शन करेगा। केवल केवल उसका मार्गदर्शन आपको करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो जो बच्चे ने निष्कर्ष प्राप्त किए हैं उन्हीं को व्यक्त करना यहाँ एक्सप्लेन के रूप में दर्शाया गया है, न कि आपको वो एक्सप्लेन करना है। नहीं, वो बच्चे ने जो निष्कर्ष प्राप्त किए हैं वो उन्हें एक्सप्लेन करेगा, वो व्यक्त करेगा। समझ गए ना। आशा करता हूँ तीसरा पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम आज के अपने चौथे ई की तरफ, यानी कि विस्तार करना, एलेवरेट करना। एलेवरेट कह लो या एलेवरेट कह लो, जो भी कहना कह लीजिए। अब ये क्या है, अब चौथे चरण में क्या होता है कि सीखे को नई में लागू करना। भाई सीखे को नई में लागू क्या करना, अब जो उसने जो सीखा है, जो निष्कर्ष व्यक्त किए हैं, उनको नए ज्ञान में या नई नॉलेज में उसे कैसे लागू करना है। देखिए उसको, उसके लिए हमें करना क्या है। देखिए जैसे बच्चा है, कोई चीज सीख गया, सीखी हुई अवधारणा या नई, जैसे मान लीजिए तो बच्चे ने कुछ अवधारणा सीख ली और उस सीखी हुई चीज को वो नई चीज के साथ जोड़ सके या वास्तविक दुनिया के साथ उसे जोड़ सके, या वास्तविक जो, या ऐसे कह सकते हैं आप, उन परिस्थितियों या स्थितियों को नए क्षेत्र में या नए नॉलेज में वो स्थापित कर सके या उन स्थितियों को लागू कर सके। यह अवधारणा उसकी समझ को ऐसे मान लीजिए और गहरा कर देगी। ठीक है, कैसे गहरा कर देगी, जैसे मान लीजिए सीखे हुए को जब वो लागू करेगा, यानी जो प्राप्त किए है उसने निष्कर्ष, अब वो उसको जहां भी लागू करेगा, आपके क्लास में लागू करे, जीवन में लागू करे या जहां भी करे, तो वो उसकी समझ को और गहरा और सक्रिय कर देगा। यानी बच्चा और अच्छे से सीख जाएगा। कहने का मतलब है वो विस्तार करना सीख जाएगा। तो अब होगा क्या, जैसे बकरी के बारे में आपने बताया, गाय के बारे में आपने उसे बताया, तो हो सकता है वो भैंस के बारे में भी आपको बताएगा, फिर खुद से सारी चीजें इकट्ठा करके। ऊंट के बारे में भी आपको बता सकता है, हाथी के बारे में भी आपको बता सकता है, भालू के बारे में भी आपको बता सकता है। तो कहने का मतलब मेरा यही है, सीखे को नई में लागू करेगा वो। जैसे आपने उसको गाय के बारे में बताया था, ठीक उसी प्रकार वो अवधारणा बना लेगा, सॉरी
वो अवधारणा बना लेगा, वो भैंस के बारे में भी आपको जानकारी देने का प्रयास करेगा। तो कहने का मेरा मतलब यही है, बच्चे सीखी हुई अवधारणा को नई और वास्तविक दुनिया के साथ स्थितियों में लागू करते हैं और यह अवधारणा उनकी समझ को और गहरा और वास्तविक बना देती है। तो आशा करता हूं आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा कि सीखे को नई में कैसे लागू करते हैं। ठीक, तो आपका चौथा ई भी क्लियर हो गया। अब है अंत में आपका मूल्यांकन करना, यानी कि पांचवा ई, एवल्यूएट करना। एवल्यूएट करना जो भी है, छात्रों और शिक्षकों का मूल्यांकन। देखिए यहाँ है क्या, जब आप किसी का मूल्यांकन करते हैं, एवेल्युएट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, तो उसमें छात्र ही होना चाहिए, न कि शिक्षक। शिक्षक का काम क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब जैसे ये चरण चल रहा है सीखने सिखाने का, तो जो मूल्यांकन का जो तरीका है ना, ये आपका सतत होना चाहिए, लगातार होना चाहिए और व्यापक होना चाहिए और निरंतर होना चाहिए। नोट ऐसे कह सकते हैं कि यह पूरी प्रक्रिया के दौरान, ये जो चरण चल रहे थे ना, अधिगम के, उपागम जो चल रहे थे अधिगम के, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान ये सक्रिय होना चाहिए, एक्टिवेट होना चाहिए या जारी होना चाहिए। इसे आप बीच में रोकिए मत। अब ये होता क्या है कि इस चरण में होता क्या है, बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है ताकि पता चल सके कि उन्होंने क्या सीखा, कैसे सीखा, किस तरीके से सीखा। ये जानने के लिए ये जो अंतिम चरण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है और इसे अंत में समझाने के लिए लिख दिया है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है आपकी लगातार, ये पहले चरण से ही लगातार जारी रहनी चाहिए सीखने के दौरान। इसे आप बीच में कहीं भी छोड़ नहीं सकते। आपको बच्चे को ऑब्जर्व करते रहना है, उसको ध्यान से देखते रहना है कि ये सही से सीख रहा है, सही से अधिगम कर रहा है। जहाँ भी उसे दिक्कत आ रही है तो आपको केवल उसकी सहायता करनी है, न कि खुद से बैठ के उसे शॉर्ट आउट करना है या सॉल्व करना है, नहीं। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। पहला ई आपका क्लियर हो गया होगा, जो है आपका शामिल करना, एंगेज करना। ठीक, एंगेज करना यानी कि उसके पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना या सक्रिय करना, एक्टिवेट करना। दूसरा है खोजबीन करना, एक्सप्लोर करना, यानी जो नए ज्ञान के साथ उसने पुराने ज्ञान को जोड़ा है उसके बाद वो गतिविधि के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से उसमें से खोजबीन कर सके। दूसरा हो गया। तीसरा है व्याख्या करना। अब सीखे हुए को वो व्याख्या कर सके कि मैंने ये सीखा है, प्राप्त निष्कर्षों को व्याख्या कर सके, बता सके आप। चौथा है विस्तार करना, बताए हुए को विस्तार करना, यानी कि वो उस ज्ञान को किसी अन्य ज्ञान के साथ जोड़ के उसके बारे में आपको बता सके, विस्तार कर सके। फिर अंत में है आपका मूल्यांकन करना। ये आपका काम है, मूल्यांकन आपको करना है। और ये जो प्रक्रिया है अधिगम के सभी चरणों में लगातार बनाए रखनी है आपको और अच्छे से मूल्यांकन उसका करना है। ये नहीं परीक्षा के बाद ही मूल्यांकन करेंगे, नहीं, शुरू से लास्ट तक लगातार सतत व्यापक मूल्यांकन आपको करना है। और आप केवल एक सुगमकर्ता की तरह उनको सपोर्ट करेंगे, न कि छात्र के माई बाप बनने का प्रयास करेंगे। क्यों कि आज की हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति, अध्यापक केंद्रित नहीं है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम है, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम नहीं है। तो इन सभी का पालन करते हुए आशा करता हूँ आप ये पांचों चरण सीखे होंगे। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तो आज दीजिए कांकरान भाई को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।